डोनाल्ड ट्रंप ने केवल मेरे ख्याल 3 या 4 दिन पहले एक बड़ा बयान दिया, जिससे हिंदुस्तान में कई लोग थोड़ा आश्चर्यजनक भी बयान था। उन्होंने कहा कि मैं अब हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने जा रहा हूँ कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आप क्रॉप्स को लाओगे तो एक तो हमारे किसानों की जो सॉवरेंटी है, उनकी जो हम्म। उनकी ऑटोनॉमी जो वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल। अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, अपनी सीड्स वो अपनी पैदा हम्म। करते हैं और अपने हिसाब से वो चलते हैं। तो अगर ये जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स आएंगी तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा इंडियन फार्मर्स पे। देखिए अजय, जब से ट्रम्प साहब आए हैं, पारदर्शिता का तो मर्डर हो चुका है। आप ये समझिए, पारदर्शिता नाम बराबर भी नहीं है पारदर्शिता। वो वहां से बोले जा रहे हैं कुछ ना कुछ और यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। और भाई इसमें तो प्रधानमंत्री को आगे आके बोलना चाहिए कि भाई हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट को हम बरकरार रखेंगे। वैसे तो बीजेपी सारा टाइम नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, ये तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ये जीएम जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। पिछले 10 साल से अजय कृषि क्षेत्र में क्या डिबेट है? डिबेट ये है कि किसानों को अपने उत्पादन का दाम मिल रहा है कि नहीं। कृषि क्षेत्र में का खोलना बड़ा मुश्किल होगा और ट्रंप सरकार को वहां पे जो वो चाहते हैं वो पूरा मिलेगा नहीं। और और उसका और हमें और क्षेत्रों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप है, उनकी उनकी जिद बहुत ज्यादा है और इन मामलों में वो पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अमेरिका की बहुत लंबे समय से यह चाहत रही है कि वह भारत के कृषि बाजार में प्रवेश कर ले, एंट्री ले ले। मगर भारत के पॉलिसी मेकर और अब तक के राजनेताओं ने ऐसी पॉलिसी बनाई टैरिफ की कि टैरिफ की दीवार इतनी ऊंची रही कि अमेरिका अब तक भारत के कृषि बाजार में प्रवेश करने में असफल रहा है। लेकिन अब मामला थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है कि उन्हें लगता है कि वह भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील कर सकते हैं, टैरिफ की कम दरों पर बहुत बड़ी ट्रेड डील कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पर यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस पर विचार किया जाए कि क्या मौजूदा वक्त की मोदी सरकार, जो बदहाली में कृषि समाज जी रहा है, उसको संरक्षण प्रदान करेगी या अमेरिका की चाहत को पूरा करेगी। तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं द वायर के संस्थापक और आर्थिक मामलों के जानकार एम के वेणु से। तो सर, आपसे पहला सवाल यही है कि इस संबंध में डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है कि वह उन्हें लगता है कि वह भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील कर पाएंगे कम टैरिफ के दरों पर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने केवल मेरे ख्याल 3 या 4 दिन पहले एक बड़ा बयान दिया, जिससे हिंदुस्तान में कई लोग थोड़ा आश्चर्यजनक भी बयान था। उन्होंने कहा कि मैं अब हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने जा रहा हूं। मतलब अमेरिका को एक्सेस, अमेरिका को एंटर करने के लिए और ट्रेड, अमेरिका को हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए पूरा एक मार्केट में खोलने जा रहा हूं। तो इस आश्चर्य लोग इसलिए हो क्योंकि ये जो बातें चल रही हैं अजय इनके बीच में, इसका ना इधर हमारे लोगों को, विशेषज्ञों को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को इसका कोई अंदेशा नहीं है। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी अभी तक नहीं रही है जो ऑपोजिशन ये सवाल उठा रही है। क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पहले जब डब्ल्यूटीओ में कोई बड़ा एग्रीमेंट होता था उसे हमेशा पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता था और पार्लियामेंट में उस एक मोटा मोटी उसकी उसकी सहमति ली जाती थी। ये पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। मैंने भी 40 साल पत्रकारिता करी, जिसमें 30 साल मैंने आर्थिक
पॉलिटिकल इकोनॉमी के मामलों में लिखा है, ये पहली बार ही मैं देख रहा हूँ कि हमें बाहर से पता लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान का मार्केट पूरा खुलने वाला है। अमेरिकी यूएस ट्रेड करने के लिए, आई मीन यूएस के जो ट्रेड जो है वो वहाँ यूएस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हमेशा जुड़ा रहता है, एक दूसरे के बगैर चलता नहीं है। तो ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं कि मैंने डिस्कशन में हमारी बात पूरी हो चुकी है और मैं पूरा इंडियन मार्केट खोलने वाला हूं। आई एम गोइंग टू ओपन अप द एंटायर इंडियन मार्केट। उसके फिर 2 दिन बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का बयान आता है कि हमें अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, पूरी तरह सहमत हैं और पूरी तरह रेडी हैं। और उन्होंने कहा कि वन बिग ब्यूटीफुल एग्रीमेंट अमेरिका अगर हमें दे तो हम उसको पूरी तरह अपनाएंगे। तो वन बिग ब्यूटीफुल एग्रीमेंट का उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने वहां पे जो अपने जो सेनेट में जो उन्होंने बहुत बड़ा बजट पेश किया, उसको वन बिग ब्यूटीफुल बजट बता रहे हैं, जिसकी वहां बड़ी आलोचना हुई है। वहां के सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि वो अमेरिका को पूरी तरह एक डेट उसमें डुबा देगा। आगे जाके जो सरकार जो कर्जा लेती है, अमेरिका को कर्जे में डुबा देगा, और आगे आने वाली पीढ़ियां जो है अमेरिका की, वो उस कर्जे में दबी रहेंगी। वो वहां के विशेषज्ञ बोल रहे हैं जो ट्रम्प के वन बिग ब्यूटीफुल बजट के बारे में। अब यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी उसी टर्म का इस्तेमाल कर रही है, वन बिग ब्यूटीफुल ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा, अब ये वन बिग ब्यूटीफुल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो अखबार में जो लेख छप रहे हैं वो ये छप रहे हैं कि कई चीजें जो अमेरिका मांग रहा है उसकी खिलाफत हो रही है, जो हिंदुस्तान के अपने सरकार के अंदर, सरकार के विशेषज्ञों के अंदर उनके बीच। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा। जो अमेरिका अपने हिंदुस्तान के कृषि से क्षेत्र में पूरी तरह घुसना चाहता है, और आप अब कृषि क्षेत्र की एक WTO की हिस्ट्री है। कृषि क्षेत्र को पिछले 30, 35, 40 साल से हिंदुस्तान ने पूरी तरह इसको प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं बड़े वल्नरेबल हैं। हमारे जो 80%, 90% फार्मर्स हैं, छोटे लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, वो अपने तरीके से अपनी खेती करते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने का पूरा एक पॉलिसी चली आ रही है हिस्टोरिकली। वो अब ट्रम्प साहब उसको पूरी तरह उल्टा करने की बात कर रहे हैं, ध्वस्त करने की। और यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र है, वो जो नीति आयोग में सरकार के जो एक कृषि के विशेषज्ञ हैं, रमेश चांद, उन्होंने वेबसाइट में पेपर डाला कि हिंदुस्तान को ये मान लेनी चाहिए कि जो अमेरिका कह रहा है कि उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, जैसे सोया हुआ, मक्का हुआ, कॉटन, तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड, हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कॉटन हमने 15-20 साल पहले अलाउ किया था। मगर उसके बाद किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान में उसकी खिलाफत हुई है, और बीजेपी के अंदर से खिलाफत हुई है, स्वदेशी जागरण मंच और सब। उसके कई कारण है, उसमें हम उसके कारण की बात करते हैं। मगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, नीति आयोग के वेबसाइट ने बोला कि हमें कृषि क्षेत्र में अमेरिका को हमें कृषि क्षेत्र को खोल देना चाहिए, ताकि वो अपना जो भी निर्यात करना चाहे करें, और उससे फिर उसको लेके हम अमेरिका से चीजें मांग सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो ये वेबसाइट में लगा, उसके खिलाफ आवाज उठी सरकार के अंदर ही, और वो एकदम से वेबसाइट से गायब हो गई वो आर्टिकल। वो उन्होंने हटा दिया गया। और ये सब, ये आप सोचिए, ये ट्रम्प ने जो डेडलाइन सेट करी है जुलाई 9 की, जो अभी जिसके लिए कुछ ही दिन बाकी हैं, बिल्कुल उसके इस डेडलाइन के इतने आसपास ये सब चीजें हो रही हैं। एक डेढ़ हफ्ते पहले की बात है शायद ये। तो इसका दो मायना है। इसका दो मायना कि अंदर कोई सहमति नहीं है,
अंदर अभी भी खींचातानी चल रही है पॉलिसी को लेके कि ट्रेड एग्रीमेंट किस तरह का होना चाहिए। और ज्यादातर विशेषज्ञों से मैं जब बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि कृषि विभाग क्षेत्र को इतनी आसानी से हिंदुस्तान खोलने नहीं देगा। और अब इस पे अब वो कितना हम पे प्रेशर डालते हैं ये देखना पड़ेगा। ट्रम्प साहब कह रहे हैं हम पूरी तरह खोल देंगे, उन्होंने तो ऐलान कर दिया इंडिया को पूरी तरह, इंडिया के मार्केट को हम पूरी तरह खोलेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे कृषि क्षेत्र हो। और यहाँ पे अभी तक खिलाफत हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि 9 तारीख तक कोई एग्रीमेंट तय नहीं हो पाएगा। और ये कई विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं शायद कुछ एक इंटरिम सा एग्रीमेंट शायद कुछ तय करें कि भाई आप इन चीजों पे हमें हम आपको अपना मार्केट देते हैं, इन खास चीजों पे आप हमें दें। मगर ये एक पूरा फुल फ्लेज एग्रीमेंट 9 तारीख तक नहीं होगा, ये मेरा अनुमान है और कई विशेषज्ञों का भी अनुमान है। आपकी जो बात से एक बात निकल करके आई कि अमेरिका अपने कृषकों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, इसकी वजह से उत्पादन बहुत जाता है, और जब सब्सिडी देता है तो कॉस्ट भी कम आती होगी। और उत्पादन कई फसल ऐसे हैं जिसमें उसका पैदावार बहुत ज्यादा है और हमारा है किसान उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा, ये मेरा कम्पीट नहीं कर पाएगा। और वह चाहता है कि भारत में भी आकर के वह अपना भारत बाजार खोले ताकि वह अपने कृषि उत्पादों को बेच पाए। तो मेरा सवाल यह है कि क्या भारत का कृषि बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के कृषक इस समय इतने तैयार हैं कि वह खुले तौर पर जो अमेरिका के कृषक उत्पाद हैं उनसे प्रतिस्पर्धा कर पाएं, उनसे कंपटीशन कर पाएं? ऐसी स्थिति है भारत में? तो अजय, जो आपने बड़ा ये बहुत ही अहम सवाल पूछा है। मैं इसमें कहूंगा कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है, जो यहाँ के जो किसान है, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए। उसका मैं 2 कारण बताता हूँ। क्योंकि अभी तक हमारी जो पॉलिसी है, हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के उत्पादन की कोई पॉलिसी नहीं है। इनफैक्ट बीटी कॉटन को आप छोड़ दें तो उसके बाद कई कोशिशें हुई हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पे जीएम क्रॉप्स लाने की, और इन सबको पॉलिसी के लेवल पे हिंदुस्तान की सरकार और कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसकी खिलाफत करी और उसको नकारा गया है। उसका कारण ये है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, वो हमारी जो हिंदुस्तान की जो नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी है। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत सब-कॉन्टिनेंट है और जिसमें ये माना जाता है कि दुनिया के ज्यादातर जो एग्रो क्लाइमेटिक जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, जो कंडीशंस जो पाए जाते हैं दुनिया में, वो हिंदुस्तान में उसका 70-80% हिंदुस्तान में वो सारी चीजें मिलती हैं। जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन मिलते हैं, जो सॉयल जो कंडीशंस मिलती हैं। और अब हिंदुस्तान एक बहुत इन सब चीजों को लेके ये बड़ी चिंता पहले भी व्यक्त हुआ है और पॉलिसी में भी है, जो अपने कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आप क्रॉप्स को लाओगे तो एक तो हमारे किसानों की जो सॉवरेंटी है, उनकी जो उनकी ऑटोनॉमी जो वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो तो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, अपनी सीड्स वो अपनी पैदा करते हैं और अपने हिसाब से वो चलते हैं। तो अगर ये जेनेटिकली जीएम क्रॉप्स आएंगी तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा इंडियन फार्मर्स पे। उसके बाद वो किस तरह हमसे पेश आते हैं वो तो आप सोच सकते हो, क्योंकि पूरा उनका अगर कंट्रोल हो जाए तो ये भी एक बड़ा इश्यू है। और एक पर्यावरण को भी लेके, एनवायरमेंटली भी इंडिया में ये पॉलिसी है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह उसको प्रिजर्व किया जाए और उसको पुख्ता किया जाए आगे भी। और एक एनवायरमेंटल इशू है और एक किसानों की जो सॉवरेंटी की इशू है, और तीसरा फूड सिक्योरिटी का भी इशू है इसमें। तो और ये अगर ये सारी चीजें अगर आप मिला के देखें तो जीएम क्रॉप्स जो हमारे हिंदुस्तान में जो कंसेंसस है वो जीएम क्रॉप्स के खिलाफ है। और ये एमएस स्वामीनाथन साहब ने भी, जिनको बार बार ही हम हमारे किसान और हमारे जो सारे जो एग्रीकल्चर पॉलिसी के विशेषज्ञ जिनका नाम लेते हैं उनके रिपोर्ट्स, उन्होंने भी ये कहा है कि जीएम फूड को पूरी तरह हिंदुस्तान में हावी नहीं होने दे सकते।
शायद एक्सपेरिमेंटल तौर पे पायलट, जैसे कॉटन, बीटी कॉटन किया था, तो कुछ क्षेत्रों में एक्सपेरिमेंटल तौर पे आप ला सकते हैं, मगर एक बड़े पैमाने पे उस जीएम क्रॉप्स को हिंदुस्तान में नहीं आने दिया जाना चाहिए। और ये भाजपा की अपनी पोजीशन ही है। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब इन्होंने, नीति आयोग ने ये वेबसाइट में डाला कि हाँ अमेरिका को एक्सपोर्ट करने दो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अपने, तो उसमें अंदर विवाद हुआ होगा। तो अब बाद में स्टेटमेंट भी आया मिनिस्टर का कि इस पे हिंदुस्तान अपनी पोजीशन रखे रहेगा। अब देखते हैं, अगर हिंदुस्तान अगर इसमें अगर अपनी पोजीशन को डाइल्यूट नहीं होने देता तो अमेरिका का क्या रवैया रहता है, अभी 9 तारीख को हमें पता लगेगा। तो ये देखने वाली बात है। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाएं। और अब ट्रम्प साहब का रवैया तो आप देख ही रहे कैसा है। तो वो हिंदुस्तान पे 26% जो उन्होंने पहले लगाया था, और जिसको सस्पेंड किया कि वो 26% ही ना लगा दे। तो ये 9 तारीख को इसका सब खुलासा हो जाएगा कि क्या क्या स्थिति है हिंदुस्तान की। लेकिन सर यही बात, जैसे कि आप जिस जीएम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, मैं दर्शकों को आसान शब्दों में समझाऊं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं। जीन में कुछ परिवर्तन किया जाता है फसलों के, ताकि खरपतवार से वो लड़ सके, कीटनाशक से लड़ सके, उनकी पैदावार ज्यादा हो सके। लेकिन भारत में अभी इस पे बहुत ज्यादा ऐसा प्रयोग नहीं किया गया कि भारतीय जलवायु में इस तरह से उनकी पैदावार हो जो सबके लिए ठीक हो। मतलब अगर लोग उसे खाएं तो कोई दिक्कत ना हो और प्रकृति पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो प्रश्न यह है कि जीएम फसलों को लेकर के अमेरिका के साथ ये संभावना दिख रही है कि बातचीत चल रही है, क्योंकि तभी तो यह संभव है कि जो रिसर्च पेपर नीति आयोग की तरफ से पेश किया गया उसमें जीएम फसलों का जिक्र किया गया। तो आप थोड़ा ये बताइए कि जिस तरह की पारदर्शिता अपनानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उस तरह की ट्रांसपेरेंसी अभी हाल फिलहाल आपको इन इस वार्ता में, इस बातचीत में, डील में क्या हो रहा है, उस तरह दिखाई दे रहा है? देखिए अजय, जब से ट्रम्प साहब आए हैं पारदर्शिता का तो मर्डर हो चुका है। आप ये समझिए, पारदर्शिता नाम बराबर भी नहीं है पारदर्शिता। वो वहां से बोले जा रहे हैं कुछ ना कुछ, और यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। और भाई इसमें तो प्रधानमंत्री को आगे आके बोलना चाहिए कि भाई हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट को हम बरकरार रखेंगे। वैसे तो बीजेपी सारा टाइम नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, ये तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ये जीएम जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है, नेशनल हेल्थ एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। इस पे किसी भी लीडर की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और बस नीचे लेवल पे कुछ ना कुछ होता रहता है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स, जैसे मैंने बताया, कुछ रिसर्च पेपर जारी कर देता है, उसको विड्रॉ कर लेते हैं। फिर निर्मला जी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देती हैं कि वन बिग ब्यूटीफुल ट्रेड एग्रीमेंट अगर ट्रम्प साहब देंगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि भाई पूरा कृषि क्षेत्र खोलो। तो क्या निर्मला सीतारमन जी ये तो बताएं कि ये वन बिग ब्यूटीफुल ये एग्रीमेंट में ये आ सकता है कि कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोल दिया जाए। और दूसरा, कृषि क्षेत्र में और भी चीजें हैं अजय। इन्होंने अब एक डेयरी जो है हमारे यहाँ, एक डेयरी सेक्टर, इस पे एक बहुत बड़ा एक सक्सेस स्टोरी है। जैसे आप मदर डेयरी हुआ, अमूल हुआ, जो हमारी डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी माना जाता है, जिसमें किसानों की का जो अपने जो डेयरी फार्मर्स का जो उत्पाद है, उनको जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जो फाइनल प्राइस जो आप जो दूध और दही खरीदते हैं जिस प्राइस पे, मानिए उसका 65-70% किसानों को जाता है। तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था क्रिएट की गई है। इनफैक्ट हमारे कृषि क्षेत्र में ये हमेशा ये लोग कहते हैं, जो हमारे जो एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकर की जो डेयरी क्षेत्र में जो कोऑपरेटिव मिल्क फार्म जो क्षेत्र का जो एक्सपेरिमेंट है, अगर वो अगर आप सब्जियों और चीजों में लागू कर दें तो ये तो पूरा हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि केवल डेयरी ऐसा क्षेत्र है जहां पे जो फाइनल प्राइस जो हम आप देते हैं उसका 70% किसान को मिलता है। अब ऐसे सक्सेस स्टोरी को अगर आप अमेरिका
से अगर मान जाए कि डेयरी वहां से उन्होंने खूब सब्सिडी देते हैं वहां पे भी डेयरी, और वहां दूध दही और चीज वगैरह वहां यहाँ डालना लाना शुरू कर दें, तो भाई इसका इसका अमूल पे और इसका और इन पे क्या असर होगा, इसकी भी कम से कम कुछ स्टडी तो होनी चाहिए ना। ये पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं, भाई इस पे कुछ तो चर्चा हो, सरकार का कोई पेपर हो कि भाई हम ये कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। मगर ये यहाँ पे सरकार ने तो तय कर लिया कि लोगों से कोई डायलॉग ना करे। लोगों से डायलॉग तभी होगा जब इलेक्शन आएगा कि और उसमें सारा रेटरिक शुरू हो जाता है। और पार्लियामेंटेरियंस को उनसे भी कोई डायलॉग नहीं है। पूरे पूरे ऑपोजिशन को बिल्कुल अंधेरे में रखा हुआ है अभी। और मैं रोज देखता हूँ कि कांग्रेस सवाल उठाती है भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी देखते हैं आगे, अगले 2-3 दिन में पता लग जाएगा। 9 तारीख को तो ये दूध दूध उत्पादन के जो सामान हैं उन पर ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अमेरिका के जो दूध उत्पादक हैं, जो मवेशी हैं, वो मतलब कि ऐसी चीजें खाते हैं जैसे हड्डी के चूरन या क्या कहते हैं मांस, जिसको लेकर के भारत में विरोध रहा है। इस परिप्रेक्ष्य को थोड़ा समझाएंगे, ये क्या है, क्या मसला है? नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो फीड स्टॉक जैसे कहते हैं आप, जो वो खिलाते हैं, जो अपने जो कैटल को, गाय भैंसों खिलाते हैं, उसमें ये चीजें होती हैं, ये जो हड्डी का जो नॉन वेजिटेरियन, तो वो हिंदुस्तान में वो उसकी परमिशन नहीं है। और जो 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 हम आयात करते हैं, तो उसमें हम बड़े स्ट्रिक्ट अपने स्टैंडर्ड्स भी इंपोज करते हैं। वो लोग भी अपने स्टैंडर्ड्स इंपोज करते हैं हमारे पे। जैसे यूरोप में हमारा जो दूध या दही का उत्पादन, अजय, यूरोप में बिक नहीं पाता, क्योंकि वो वो कहते हैं कि हमारे दूध दही में थोड़ा डीडीटी का जो कंटेंट है, उनकी जो लिमिट है उससे ऊपर है। तो भाई वो केमिकल है, केमिकल की लिमिट से ऊपर तो हिंदुस्तान से खरीदते नहीं है। इस तरह हिंदुस्तान भी उनपे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि अगर आप अपने जो दूध दही बेचोगे, तो हम अगर फीड स्टॉक में आपने कोई नॉन वेजिटेरियन जो मटेरियल जैसे आप बता रहे हो, तो वो करेंगे तो हम नहीं लेंगे। अच्छा, वो भी एक बड़ा इशू है, वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो भी अंडर डिस्कशन है। वो तो हाँ, वो भी डिस्कशन पे है, वो उस पे भी कोई सहमति नहीं है। और तो मोटा मोटी अगर आप कृषि क्षेत्र में बिल्कुल कंफ्यूजन है। अभी तक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि हिंदुस्तान की क्या पॉलिसी है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं अजय कि शायद कुछ लिमिटेड तरीके से कोटा दे दें इनको। अब ट्रेड में क्या होता है कि कोटा होता है कि आप जितना डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जैसे मक्के का कंजम्पशन है, उसका 5% जो है कोटा उनको दे दें वो तो, ताकि वो यहाँ बेचें और जिनको खाना खा ले जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ऐसी भी कोई बात चल रही है कि कोई लिमिटेड तरीके से उनको आने दें, बेसिकली उनको खुश करने के लिए कि भाई चाहे कुछ। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आपने फसलों के जिक्र किया, उसमें जो ये मक्का है, उसके बारे में शायद ऐसी भी बातचीत पढ़ने को मिल रही है कि अमेरिका यह चाहता है कि कम से कम जो आप उससे एथेनॉल बनाते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कार्यक्रम है, वहां पर आप आप हमसे मकई खरीदिए और वहां पर उसका इस्तेमाल कीजिए। आप फीड स्टॉक के तौर पर मवेशियों को जो दिया जाता है वहां पर इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन जो पेट्रोल बनाने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर आप दीजिए। इस मसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको भी अजय स्टडी करना पड़ेगा ना। अभी जो बिहार में जो मक्का पैदा कर रहे हैं और भी स्टेट्स में, भाई वो भी तो अपना मक्का एथेनॉल के लिए देते हैं ना, क्योंकि एथेनॉल की डिमांड है मक्के की, तो उस हिसाब से उनको भी प्राइस मिलता है ज्यादा। बिल्कुल। अगर इनका अगर मक्का आ जाए एथेनॉल के लिए, तो फिर हमारे जो किसानों का प्राइस गिरेगा, क्रैश कर जाएगा। तो भाई पिछले 10 साल से अजय कृषि क्षेत्र में क्या डिबेट है? डिबेट ये है कि किसानों को अपने उत्पादन का दाम मिल रहा है कि नहीं, और कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उनका कॉस्ट कितना आता है, और उनको कॉस्ट के ऊपर जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने बोला था कि 50% ओवर टोटल कॉस्ट, जिसमें फैमिली लेबर सब इंक्लूड किया हो, और इम्प्यूटेड लैंड रेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये इस डिबेट में ये सरकार को इस फार्मर के जो रिटर्न्स, जो डोमेस्टिक फार्मर, उस संदर्भ में
ये हमें बताया कि ये अगर कृषि क्षेत्र खोल दें अमेरिका, तो फार्मर्स के रिटर्न्स में क्या फर्क आएगा? देखिए, आप हमेशा देखिए इंडस्ट्री में, जब हम खोलते हैं इंडस्ट्री, तो आप बड़े बड़े टेलीविजन चैनल में मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे एनालिसिस होता है कि अगर ये अब अमेरिका से ये आ गया या वहां से आ गया तो इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ेगा, इंडस्ट्री के जो प्राइसेस में क्या फर्क, स्टील या जो भी है अपने जो बड़े कंपनियां हैं उनके रिटर्न्स में क्या फर्क पड़ेगा। मगर आपने नोट किया होगा फार्मर्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि फार्मर छोटा है, इंडिविजुअल है, वो बिल्कुल स्कैटर्ड है, फ्रैगमेंटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग नहीं करता, तो उनको तो कोई पूछता नहीं है। जो इंडस्ट्री है वो बराबर वो पावरफुल है, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो उनके हर छोटे छोटे जो मसले होते हैं, कोई इंपोर्ट अगर खुल जाए, उनके रिटर्न्स में क्या फर्क पड़ेगा, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में क्या फर्क, वो पूरी तरह डिस्कस होगा, और पूरी तरह सरकारी डेलीगेशन उनसे मिलेगी, बातचीत होगी। किसानों से कौन बातचीत कर रहा है, आप मुझे बताइए। आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, लोगों से पूछिए, आधों को तो पता नहीं होगा, नहीं पता। बिल्कुल। तो आपके इस जवाब से ये बात निकल करके आई कि कृषक को, खेती किसानी में लगे हुए लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल ही नहीं रहा है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। हाँ। वह तो उनको मिल ही नहीं रहा है। सोयाबीन की जो बात है, 4800 रुपए क्विंटल है, और उसको मिल रहा है कम से कम 4000 रुपए से भी कम। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अगर बाहर से कृषक और उत्पाद सोयाबीन ले आते आए, हैं, आप जेनेटिकली तब क्या मॉडिफाइड होगा? सोयाबीन ले आए और पूरा हाँ, मार्केट में भर दें उसको, तो बस किसानों का हो गया कल्याण फिर तो। कल्याण। तो ये स्थिति बहुत भयावह दिख रही है और चिंताजनक भी है। अब एक सवाल और होता है सर, कि एक मैं आपको परिदृश्य दूं, अगर आपने इस पे आकलन भी किया होगा, कि अगर 9 तारीख को ऐसा होता है कि 26% जो टैरिफ है, जो 26% टैरिफ अगर लग जाए, भारत जो निर्यात करता है, तो भारत जो निर्यात करता है उस पर अगर 26% टैरिफ लग जाता है, तो उससे जो भारत को नुकसान होगा, और भारत अगर यह कहता है कि नहीं हम मार्केट एग्रीकल्चर का खोल देते हैं, इससे जो भारत को नुकसान होगा, दोनों को अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको क्या दिखाई देता है, क्या स्थिति दिखाई देती है, अगर आपने थोड़ा सा इस पे देखा हो, अध्ययन देखिए, किया हो? आप अगर आप देखिए, कृषि क्षेत्र में अभी भी हिंदुस्तान का 45-50% लोग कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और कृषि क्षेत्र फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र हमारे पूरे, आप देखिए कोविड के वक्त भी, जब सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसने प्रोडक्शन करके दिखाया? भाई, वीट प्रोडक्शन तब हुआ, उसके बाद भी रिकॉर्ड वीट प्रोडक्शन हुआ। भाई, लोगों को खाना, ये मोदी जी का जो 80 करोड़ गरीबों को जो ये फ्री खाना देते हैं, ये भी कृषि क्षेत्र ही इसकी पूर्ति करता है। एकदम तो सही अगर बात। आप लोकल पॉलिटिकल इकोनॉमी देखें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां जो 26% लगेगा, उससे उससे ठीक है, उससे हानि होगी, मगर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो, उनको हानि होगी, क्योंकि वो अमेरिका में काफी टेक्सटाइल को प्रॉब्लम होगा, इंजीनियरिंग गुड्स को प्रॉब्लम होगा। उसमें ये होगा कि भाई ये जो बेच रहे हैं वो भाई 10% तो ऑलरेडी चल रहा है। नहीं, आप सोचिएगा, अगर 26 होता है तो 10 तो ऑलरेडी है, 10 तो हटाया नहीं ना, तो टोटल 26 है तो 16% और एक्स्ट्रा हो जाएगा। बिल्कुल। तो 16% चीजें अगर जेम्स एंड ज्वेलरी और ये सारी चीजें अगर 16% एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ जाए उनको, तो अमेरिकी, भाई पर कैपिटा इनकम उनका बहुत हाई है, वो अपना दे लेंगे उस अगर आप मुझे तुलना करने की बात करें तो मैं कहूंगा कि एग्री क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना कहीं ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी है। और एक और मैं क्षेत्र में, अजय, मैं कहना चाहूंगा जहां पे हिंदुस्तान को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, मैं कई विशेषज्ञों से बात कर रहा हूं, वो है जो जो डिजिटल सर्विस में जो एक्सेस जो है। तो अमेरिका ये बोल रहा है कि इंडिया अमेरिका का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा पार्टनर रहेगा, और उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे ऑलरेडी अपने बेंगलोर में इधर उधर
सबसे मुकेश अंबानी से टाई अप कर रही है, जो इनवीडिया जो जो उनके जो सबसे बड़ी चिप्स की कंपनी है, और अपने एप्पल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, सब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं इंडिया से पार्टनर करना। मगर उसमें एक बहुत बड़ा एक पेच है उसमें। वो पेच ये है कि ज्यादातर अमेरिकी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो बिग टेक जिसे कहा जाता है, वो अपना डेटा जो है वो हिंदुस्तान में लोकलाइज करने की अभी तक उन्होंने सहमति नहीं दी है। वो अपना हिंदुस्तान का डेटा, हमारा तुम्हारा डेटा, जो हमारे अर्थव्यवस्था और हमारा जो एक्सक्लूसिव प्रिजर्व जिसपे होना चाहिए, वो डेटा हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमारे प्रोस्पेरिटी के लिए, और आगे जाके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो में जो जिसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, जो तुम्हारा डेटा है उसी के बेसिस पे तो इंटेलिजेंस डेवलप होगा। तो वो डेटा अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो इसको लेके भी बहुत बड़ा विवाद है। तो एक एग्रीकल्चर का विवाद है, और एक डिजिटल सर्विसेज जो उसको लेके बहुत बड़ा विवाद है। जो डेटा लोकलाइजेशन, जो इंडिया कह रहा है कि इंडिया का डेटा यहीं पर रहेगा और आप नहीं रख सकते, और उसको पूरा एक्सेस इंडिया को होना चाहिए, तो उसको भी लेके बहुत बड़ा इशू है ये। यह बात तो सर समझ में आई, जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि भाई इंसान का जीवन खाने पीने पर निर्भर करता है, भोजन, और सबसे बड़ी आबादी किसी क्षेत्र में लगी हुई। अगर आप उसे डिस्टर्ब करेंगे तो सबसे बड़ी आबादी पर असर होगा, और भोजन जहां से खाद्य सुरक्षा की जितने भी नियम कानून है और लोगों तक खाद्यान्न पहुंच रहा है, उन सब पर असर पड़ेगा। लेकिन एक सर बात बताइए कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो पश्चिम के देश हैं वो ये कहते हैं कि भारत जैसे देश अपने कृषकों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं, इसलिए हम उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी आपने एक जिक्र किया कि जो पश्चिम के देश हैं वो भी अपने कृषकों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं, लेकिन इस पहलू पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। ऐसा क्यों है? अजय, इसमें तो बड़ा रिसर्च हुआ है, और डब्ल्यूटीओ ने भी इस पर रिसर्च किया है, और कई और संस्थाओं ने। मोटा मोटी मैं कहूंगा कि जो यूरोप और अमेरिका जो है, जो जो कृषि उत्पादन है, उस पे उनको कम से कम 30 से 40% सब्सिडी मिलता है। इसका मतलब जो उनका जो कॉस्ट है उत्पादन, जैसे उनका 100 रुपए का उनका कॉस्ट है, तो उनको सरकार उस 30 रुपए देती है, तो उनका असली जो बेचने का जो प्राइस है वो 30-35 रुपए कम हो जाता है। जो 100 रुपए है वो 65 रुपए में बेच पाते हैं। इंडिया में अगर कैलकुलेट करोगे तो जो जितनी सब्सिडी देते हैं उससे ज्यादा तो किसान, एक कैलकुलेशन तो ये कहता है कि इंडिया में शायद 5-7% से ज्यादा नहीं है, और एक आंकड़ा ये बताता है कि वो भी नहीं है, क्योंकि अगर जो भी उनको एडवांटेज होता है जो 5-7-8% का, वो भी खत्म हो जाता है जब ये सरकार एक्सपोर्ट बैन कर देती है। जब किसानों को जब ग्लोबल डिमांड होता है, तो आप देखिएगा शुगर हुआ, ये हुआ, राइस हुआ, वीट, ये बैन कर देती है सरकार, ताकि उस वक्त जो किसान को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, जो असली जो दाम तो वो भी उस पे भी उनका लॉस होता है। आपको याद होगा जो महाराष्ट्र इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा था, महाराष्ट्र में हारे जो हमने भी महाराष्ट्र का दौरा किया, वहां पे सब लोगों ने बोला कि जब हमें शुगर केन की अच्छी प्राइस थी, इन्होंने बैन कर दिया, और उसका निर्यात ही बैन कर दिया, उससे हम सारे पिट गए। प्राइस क्रैश हो गया, कम से कम 70-80% वहां प्राइस क्रैश हुआ था महाराष्ट्र में। तो ये सारी समस्या है। तो किसानों के लिए जो नॉर्मल रूल्स जो होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आर्थिक रूल्स होती है, वो किसानों के लिए वो लागू नहीं होती। जब उनको अच्छा प्राइस मिलता है, ये लोग एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, तो उनका प्राइस गिर जाता है। क्यों एक्सपोर्ट बैन सरकार क्यों करती है? वो कहती है अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो खाने पीने का मामला है, तो अगर ये राइस, वीट, शुगर, ये तो लोकल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो किसान को अगर बहुत ज्यादा किसान ने निर्यात कर दिया तो लोकल खाने पीने की कमी ना पड़ जाए। तो अब ये चीज आप स्टील और एल्यूमिनियम में तो नहीं होता ना। अगर उनको अच्छी प्राइस मिले तो सरकार थोड़ी बोलती अरे स्टील एल्यूमिनियम, लोकल लोगों को स्टील एल्यूमिनियम की कमी ना पड़ जाए। तो ये वो उनके लिए अलग पैमाना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसानों के लिए अलग है। और किसान तो पिसते हैं,
ये तो बात तय है। आप कहीं कितनी रिसर्च कर लें उस पे, और जहां तक सब्सिडी आपने बताया, जो सब्सिडी यूरोप और अमेरिका देता है, वो सब्सिडी तो हम हिंदुस्तान अगले 10-15 साल में नहीं अफोर्ड कर पाएगी, इतना ज्यादा सब्सिडी देते हैं। अब सर आपसे एक अंतिम सवाल कि देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश सोयाबीन के मामले में सबसे आगे हैं, कृषक क्षेत्र है, मतलब इन सारे इलाकों में यहाँ पर भाजपा की सरकार भी है। और अभी जो आपने नीति आयोग का जो रिसर्च पेपर का जिक्र किया, उसे हटा लिया गया उस रिसर्च पेपर को वेबसाइट से। इसका मतलब ये दिखता है कि जो सरकार के भीतर लोग हैं वह भी शायद इससे नाखुश हों, जो सरकार के समर्थक हैं वह भी इससे नाखुश हों। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि ट्रेड ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवाने में। बिल्कुल, वो ये कहते आ रहे हैं, अगर हम देखते जाएं विदेश नीति को, तो अभी ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा था, वहां पर भी हमने इस तरह से फैसला लिया कि हम अमेरिका को नाखुश ना करें। एससीओ की तरफ से जो बयान आया, भारत उससे हट गया। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसमें क्या आपको लग रहा है, जो ट्रंप साहब का ट्रेड को लेकर के दबाव है भारत पर, वह जीतता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या जो कृषि का बहुत बड़ा पृष्ठभूमि है भारत में, जिससे भाजपा की सरकार भी जुड़ती है, वह आपको जीतते हुए दिखाई दे रही है? इन दोनों के बीच अगर तनाव होगा तो आपको क्या दिख रहा है, कौन जीतेगा अंततः? देखिए, मेरा ये मानना है कि कृषि क्षेत्र में का खोलना बड़ा मुश्किल होगा, और ट्रंप सरकार को वहां पे जो वो चाहते हैं वो पूरा मिलेगा नहीं, और और उसका और हमें और क्षेत्रों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप है, उनकी उनकी जिद बहुत ज्यादा है, और इन मामलों में वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका उनका ईगो भी है बहुत ट्रंप का। अभी अभी पीछे आपने देखिएगा, वियतनाम ने परसों एग्रीमेंट किया है। वियतनाम ने उनकी सारी बात मान ली, जीरो ड्यूटी में सब उनको अमेरिका को पूरा एक्सेस दे दिया। अमेरिका ने उनको कहा कि 20% वियतनाम के जो निर्यात के लिए 20% वहां ड्यूटी अमेरिका ने वहां तय कर लिया, तो वियतनाम से एग्रीमेंट हो गया। जो छोटे देश हैं वो ट्रंप के प्रेशर में आके जो वो ट्रंप बोल रहा है वो मान रहे हैं। मगर जो थोड़ा बड़ा देश है वो उनको ट्रंप की बात पूरी तरह जो प्रेशर पे आके सारी चीजें कंसीड कर देना, वो उनके लोकल पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं होगा। जैसे जापान आप देखिए, आज मैं खबर पढ़ रहा, जापान ने तो पूरा, जापान के प्राइम मिनिस्टर बोल दिया कि कि हम जो ट्रंप जो डिमांड कर रहे हैं हम मानेंगे नहीं। हम एक सॉवरेन देश है, और हमारी बड़ी एक नेशनलिस्ट हिस्ट्री रही है, और वो नहीं मान रहे। तो इंडिया को भी ये करना पड़ेगा। और मोदी जी अगर जिस तरह मोदी जी की छवि बन रही है कि ट्रंप की हर बात को ट्रंप की हाँ पे हाँ मिला रहे हैं, तो उनके लिए भी, उनके छवि के लिए ठीक नहीं है ये पॉलिटिक्स। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ जाएगी है कि जो मिडिल क्लास जो है ना, जो पढ़ा लिखा, जो आपको दिल्ली बंबई में जो वो ठीक है, वो अमेरिका की तरफ उनका झुकाव है, तो वो ये आपको कहेगा कि हाँ हाँ ठीक है, अमेरिका से बना के रखो, क्योंकि चाइना तो हमें तंग कर रहा है, चाइना से तो हमें इस वक्त काफी दिक्कतें हैं, तो अमेरिका की तरफ पूरा आप इनकी बात मान के चलो। मगर जो बाकी जो लोग हैं, जो नॉन मिडिल क्लास, जो नीचे के तबके के लोग हैं, वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। अगर हिंदुस्तान कृषि क्षेत्र खोल दे, हालांकि मैं कहता हूँ जो मिडिल क्लास है वो तो कृषि क्षेत्र भी खोल दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई वो अपनी अलग जिंदगी जी रहा। आप मिडिल क्लास तो इतना वो कोई बड़ा भी नहीं, 5 से 6%, 10% लोग हैं जिनकी आवाज बहुत ज्यादा सुनाई वो अपनी दुनिया में रहता है। 100 मिलियन होगा, 100-150 मिलियन। भाई असली मामला है कि जो नीचे के जो 70-700-800 मिलियन लोग हैं, वो इसे किस तरह देखते हैं, वो उसका मोदी जी को पूरा, मेरे ख्याल पूरा उसका तो अंदाजा होगा बिल्कुल।
अच्छा सर, एक बात बताइए, इसी बात से आपकी एक बात निकला कि कृषि बाजार में बहुत बड़ा, ये कृषि बाजार का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है। और जैसे हम लोग को दिख रहा है, जैसे कि मकई का जो इस्तेमाल है वो एथेनॉल में भी होता है, और भी अन्य फसलें हैं जिसका एथेनॉल ब्लेंडिंग में और कई जगह पे इस्तेमाल होता है। अगर किसी ना किसी रास्ते से कोई ना कोई एग्रीमेंट करके अगर अमेरिका जैसा देश इन सारे क्षेत्रों में घुस जाए, अगर किसी ना किसी वो कहे कि भाई हम तो पेट्रोल ब्लेंडिंग में जा रहे हैं, हमारा जो आएगा सामान वो पेट्रोल ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होगा, लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता है कि अगर वो एक बार रास्ता बना लेता है तो धीरे धीरे रास्ता पूरे कृषि बाजार के लिए खोल लेगा या बना लेगा? ये तो बात ठीक है। अगर अगर इनको, अगर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अगर फुटहोल्ड दे दो, दरवाजे पे अगर पैर रखने का अगर अनुमति दे दो, तो बाद में तो दरवाजा वो खोल लेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये हमें यानी देखना पड़ेगा। कि निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जाए कि भारत का हित, राष्ट्रीय हित इसी में है कि कृषि बाजार में टैरिफ की दीवार उतनी ऊंची रहे कि भारत का जो बदहाल कृषक समाज है वह संरक्षित हो पाए। बिल्कुल यही इनका निष्कर्ष के तौर पर हमारी मैं पॉलिसी इधर बननी चाहिए। और आपने सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि कभी भी इस पक्ष पर चर्चा नहीं होता है कि यूरोपीय देश, हमारा अमेरिका के देश अपने कृषकों को कितनी ज्यादा सब्सिडी देते हैं, उस पक्ष पर दुनिया चर्चा नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, विस्तार से इस मुद्दे पर बात करने के लिए शुक्रिया।